हाय एवरीवन। मैं आप लोग को मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैं इस चौथे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से लेके मैं योगात्मक अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजनीकरण तक मैं पूरा पढ़ा दी हूँ। और फ्लाइट मोड लगाई नहीं थी, किसी का फ़ोन आ गया और वीडियो कट हो गया। तो प्रतिस्थापन के बाद हमारी यही टॉपिक है। योगात्मक हाइड्रोजनीकरण के बाद हमारी यही टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिस्थापन या क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हमारा यही टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि जब कोई मीथेन मतलब CH4, ठीक है, CH4 को कहेंगे मीथेन और इसको कहते हैं गोबर गैस। ठीक है, मीथेन को कहते हैं गोबर गैस। कहा गया है जब कोई मीथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से क्रिया करके टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4, ये होता है हमारा टेट्राक्लोराइड। ठीक है, टेट्राक्लोराइड का निर्माण करेगा और हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाहर निकालेगा। क्या कहा गया है कि जब मीथेन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगा तो हमारा टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा तथा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते जब तक हमारा टेट्राक्लोराइड बन नहीं जाता तब तक हम अपने मीथेन की क्रिया Cl2 गैस से कराएंगे, क्लोरीन गैस से कराएंगे। ठीक है, जब तक हमारा टेट्राक्लोराइड बन नहीं जाएगा तब तक हमको लगातार कराना रहेगा। ठीक है, हाँ, तो हमारा देखो CH4 का मतलब होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 का अगर संरचना बोला जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक, और हमें इसकी क्रिया किससे करानी है, क्लोरीन गैस से, Cl2 से। तो क्लोरीन 2 है तो हमारा 2 भागों में टूटेगा, एक हमारा होगा प्लस सिंबल और एक होगा माइनस, और यहाँ भी हमारा प्लस सिंबल होगा एक। ठीक है, अब हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराना है तो ये लो हमारे सूर्य भगवान बन गए। ठीक है, उसके बाद इस माइनस वाले की क्रिया हम इस अपने हाइड्रोजन प्लस वाले के साथ करा देंगे और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे H है वो इधर हो जाएगा, यहाँ H की जगह हमारा Cl हो जाएगा क्योंकि ये Cl से क्रिया कर चुका है। उसके बाद हमारे 3H हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ HCl। अब हमें हमारा HCl गैस तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हमारा टेट्राक्लोराइड बनके तैयार नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ से हम दोबारा से क्रिया करेंगे क्योंकि अभी तो टेट्राक्लोराइड बना ही नहीं। ठीक है, यहाँ भी हम Cl2 को ऐसे ही तोड़ेंगे, एक हमारा प्लस चार्ज होगा एक हमारा माइनस चार्ज होगा, ये माइनस वाला जाके इस प्लस वाले से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ठीक, 2 बार हमारा ClH से अभिक्रिया कर चुका है इसलिए यहाँ पे हमारा 2 हो गया है। फिर HCl बनेगा क्योंकि हमारा HCl बाहर नहीं निकल रहा है इसीलिए, क्योंकि हमारा टेट्राक्लोराइड का निर्माण हुआ ही नहीं अभी तक। जब तक हमारा टेट्राक्लोराइड हो नहीं जाएगा तब तक हम ऐसे लगातार अभिक्रिया कराते रहेंगे। ठीक है, हाँ, और यहाँ जो माइनस का Cl होगा इसके प्लस वाले के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमारा Cl हो जाएगा। अब हमारी लास्ट अभिक्रिया होगी और इसी में हमारा जो है वो टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर हम Cl2 को इसी तरह तोड़ेंगे, जो एक हमारा प्लस चार्ज आएगा एक हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस
हमारा हाइड्रोजन हमेशा प्लस में ही होता है। तो जो हमारा H+ में होगा उसकी क्रिया हम अपने क्लोरीन से करा देंगे, ठीक है। तो क्लोरीन से कराएंगे तो अब हमारा बन गया क्या, हर जगह हमारा Cl बन गया है, ठीक है। और अब हमारा हाइड्रोक्लोरिकल मुक्त हो जाएगा। तो देखो जब तक हमारा क्या बोलते हैं टेट्राक्लोराइड, जब तक हमारे टेट्राक्लोराइड का निर्माण नहीं हुआ तब तक हम लगातार अभिक्रिया कराते रहें। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप भी ऐसे लगातार तब तक ही क्रिया कराते रहेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्रिया कराना पड़ेगा लगातार जब तक हमारा टेट्राक्लोराइड बन नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब हमारा क्या टॉपिक होगा, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एथिल अल्कोहल। हमारा एथिल अल्कोहल होता क्या है। एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। इसका जो अणुसूत्र है वो C2H5OH होगा, ठीक है। तो अल्कोहल हमारी शराब में पाई जाती है, ठीक है। अल्कोहल को ही शराब भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे अल्कोहल के भौतिक गुण होंगे वो ये होंगे, यह जल में विलय होता है। अगर हम शराब को पानी में डालेंगे तो वह पूर्णतः विलय हो जाएगा, मतलब अगर बदबू ना करे तो जान नहीं पाएगा कोई कि इसमें शराब मिला है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन ही होती है, ठीक है। इसका प्रकृति हमेशा उदासीन होगा। यह उत्तेजित होता है। उसके बाद यह ज्वलनशील होता है, यह ज्वलनशील होता है। उसके बाद इसके जो हमारे रासायनिक गुण होंगे एथिल अल्कोहल के वो ये होंगे कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराएंगे, एथिल अल्कोहल से कराएंगे जब एसिटिक अम्ल की क्रिया तो एस्टर का निर्माण होगा। तो देखते हैं क्या हम करा लेते हैं किसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो हमारा सूत्र होगा वो होगा CH3COOH। ये हमारा होगा क्या एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से C2H5OH से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एस्टर का निर्माण होगा। तो देखो एस्टर का हमारे निर्माण होगा, ठीक। तो जो हमारा यहाँ पे और जल का भी निर्माण होगा। तो यहाँ का जो हमारा OH माइनस होगा और इधर हमारा बच जाएगा और इधर का जो हमारा H होगा वो प्लस होगा। तो इस H की क्रिया इस OH से करा देंगे तो हमारे H2O का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद हमारा एस्टर का जो सूत्र इस C2H5OH की क्रिया हम CH3CO से कराएंगे, ठीक है। तो हमारे एस्टर का जो सूत्र है वो होगा C2H5, उसके बाद COO। यहाँ का हमारा एक O होगा और यहाँ का एक होगा। तो हमारा ये एस्टर का सूत्र हो जाएगा C2H5CH3COO। गलत हो गया, रुको होता है पूरा। हम देखो यहाँ पे हमारा ये CH3 इतना हो रहा है और यहाँ का एक O ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा CH3COO, ठीक है। इतना हुआ। अब हमारा यहाँ पे केवल C2H5 बच रहा है तो हम यहाँ पे ले लेंगे C2H5। उसके बाद हमारे क्या होता है जल का भी निर्माण होगा, ठीक है। तो जल का भी निर्माण हो गया, ठीक है। अब हमारे एस्टर का सूत्र क्या होता है CH3COO C2H5, ठीक है। ये हमारे होगा एस्टर का सूत्र इतना, ठीक। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराई जाएगी तो एस्टर का निर्माण होगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो है इसी में होगा, ठीक।
अगला हमारा एथिल अल्कोहल में ही होगा। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अल्कोहल से ठीक कराएंगे तो क्या होगा, और इसमें एथिल ब्रोमाइड से अल्कोहल बनाने की विधि भी है। एथिल ब्रोमाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे? एथिल ब्रोमाइड का हमारे जो सूत्र होता है वो होता है एथिल C2H5 और ब्रोमाइड Br, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा कि हम एथिल ब्रोमाइड से अल्कोहल जो हमारे बनाने की विधि होगी वो ये होगा कि जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया NaOH, ठीक है। जब एथिल ब्रोमाइड हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र है वो क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करते हैं तो NaOH या पोटेशियम, ठीक है, NaOH से कराएंगे या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, ठीक है, कि ये इस दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया इन दोनों में से किसी एक से कराएंगे तो कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण तथा पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ लेते हैं, हम पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक का करा सकते हैं तो हम ले लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। तो कहेंगे अगर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक, हमारे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराने पर हमारा जो होगा वो क्या, एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा जो एथिल अल्कोहल है उसकी क्रिया हम कराते हैं, मतलब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया। तो यहाँ पे जो हमारा C2H5 है इसकी क्रिया ये माइनस में रहेगा और इसकी क्रिया हम एथिल से करा देंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा C2H5OH, मतलब हमारा अल्कोहल बन गया, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हमारा यही बचा पोटेशियम ब्रोमाइड, अब इसको हम लिख देंगे ऐसे KBr, और पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल जाता है। मतलब कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमारे अल्कोहल का निर्माण होगा और KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया एथिलीन से। जब एथिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो जब एथिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है तथा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकल जाता है। मतलब कि जब एथिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो कराते हैं तो यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी CH2, ठीक है। उसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, तो H हमारा दो भागों में टूटेगा, ठीक है, एक हो जाएगा HSO4 के साथ और एक हो जाएगा अकेले, ठीक। तो इसकी क्रिया इससे करा देंगे, ठीक है। तो जब इसकी क्रिया करेंगे तो हमारा एक बॉन्ड टूट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा बनेगा CH3, ठीक है।
यहाँ पे हमारा बन रहा है CH3 और ऊपर वाले की क्रिया हम कराएंगे जब इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे CH2 से कराएंगे तो हमारा होगा CH3SO4। ठीक है, ठीक, CH3SO4 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्रिया जो हमारा ये निकला है इसकी क्रिया यहाँ पे हाँ, ये जो हमारा इतना बना है, ठीक है, यहाँ पे हम ठीक यही रहेगा। और जब हम इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे, ठीक है, अब हम इसी की क्रिया जल से कराएंगे तो देखते हैं हमारा क्या बनेगा। ठीक है, हमारा जब हम इसकी क्रिया इससे कराए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से तो हमें ये मिला। अब हम इसी की क्रिया और फाइनली हमें इसका ये मिलता है। ठीक है, अगर सही देखा जाए तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ये मिलेगा। लेकिन इसकी क्रिया हम अपने जल से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा जल दो भागों में टूटेगा, एक H+ टूटेगा और दूसरा OH- टूटेगा। ठीक है, हमने दूसरे चैप्टर में आपको बताया कि हाइड्रोजन हमेशा प्लस में होता है और OH हमारा हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, ठीक, तो हमारे H वाले की क्रिया HSO4 के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, H2SO4 होगा ना। उसके बाद हमारा जो CH2 ये जो हमारा ये OH है इसकी क्रिया CH2 के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो हमारा क्या बनता है, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, फिर ऊपर हम एक बॉन्ड लगाएंगे और हमारा बनेगा CH2OH, ये हमारा बनेगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा CH3 बच गया नीचे, उसके बाद CH2 की क्रिया OH से कराए तो ये लिखे, उसके बाद हमारा जो बना वो होगा H2SO4। ठीक है, ठीक, ये हमारा बन गया इतना। अब ये हमारा क्या था, एथिलीन से क्रिया। ठीक है, ये था हमारा एथिलीन से क्रिया। ठीक, अब हमारी एथिल अल्कोहल में ही हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है एथिल एसीटेट से क्रिया। मतलब हमारा जो एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO C2H5। ठीक है, ये हमारा होगा एथिल एसीटेट। ओके, ठीक है, अब एथिल एसीटेट से क्रिया कराएंगे तो एथिल एसीटेट से क्रिया कराएंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि किससे कराएंगे इसकी क्रिया। ठीक, एथिल एसीटेट अब पढ़ लेते हैं कि एथिल एसीटेट की क्रिया कराएंगे किससे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एथिल एसीटेट का सूत्र। ठीक है, CH3COO C2H5। ठीक, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल तथा एनेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। जब अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की क्रिया कराएंगे तो हमारा एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराएंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल
या एनेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्रिया करके देखते हैं। तो हमारा जो एथिल एसीटेट है उसका सूत्र है CH3COO यही हमारा सूत्र है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे, H2O से कराएंगे। तो ये तो सबको पता होगा, H2 हमारा टूटेगा दो भागों में, तो एक H में टूटेगा और एक OH में टूटेगा। ये हमारा माइनस में जाएगा और ये हमारा प्लस में जाएगा। ठीक है, तो इस H वाले की क्रिया हम लोग कराएंगे CH3 इतने से कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम C2H5 की क्रिया OH से कराएंगे। हाँ, ठीक है, आया समझ में। तो हमारा अल्कोहल का निर्माण भी हो गया और एनिनोइक अम्ल का भी निर्माण हो गया। ठीक, अब लिख देते हैं। तो एनिनोइक अम्ल हमारा CH3COOH और हमारा एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा होगा एनिनोइक अम्ल, एनिनोइक अम्ल। ठीक है, और ये हमारा अल्कोहल। ठीक, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर ना, इसमें बहुत सारी अभिक्रिया हैं और सब एक एक करके पढ़ना पड़ता है और अभिक्रिया से। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये होता है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो, और डेफिनेशन और सूत्र याद है तो आप अच्छे से ये कर सकते हैं अभिक्रिया अपने आप ही। और अगर आपको अभिक्रिया आ रही है, मतलब पता है कैसे कैसे क्या करना है, तो हम लोग बना सकते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो है अब है हमारा हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया, और किसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे? अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक, तो क्या है कि जब एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक से कराते हैं तो एथिल हाइलाइड का निर्माण होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। तो हमारा ये जो है HCl। ठीक, उसके बाद तो एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो एथिल हाइलाइड का निर्माण होगा और हमारा जो जल होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखो, हमारा जो इसमें हमने आपको बताया था, जब हम आपको क्रियात्मक समूह पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडियो ये आता है और क्लोरो ब्रोमो आइडियो को हम X से दर्शाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन जो है उसका ये प्रतीक है X और इसको क्लोरो, इसके अंदर आता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आइडियो। ठीक, इतने आते हैं। तो हमारा, और ये भी एक बात बताई थी कि जो हमारे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ये सब रहेंगे, ये सब सदैव माइनस में रहते हैं अगर हमारे हाइड्रोजन ग्रुप के हैं तब। ठीक है, ये हमेशा माइनस में होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो क्लोरो है वो माइनस में है। अब इस क्लोरो की क्रिया हम इससे कराएंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा C2H5Cl, उसके बाद H2O, क्योंकि इन दोनों की क्रिया जब हो जाएगी तो हमारा ये बचेगा, तो इससे हमारा H2O का निर्माण होगा। अब इसको हम कहेंगे एथिल क्लोराइड भी कहेंगे और एथिल हाइलाइड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप का है। ठीक है, और इसको एथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अगर यहीं पे हमारे HBr की क्रिया कराते, HCl की जगह HBr की क्रिया कराते तो क्या होता?
देखते हैं C2H5OH प्लस HBr, तो यहाँ पर भी हमारा यही होता। आया कुछ समझ में? ये हमारा H2O हो जाएगा, 2H और O, H2O हो जाएगा, और ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, और इसको भी कह सकते हैं एथिल हाइलाइड, ठीक, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन ग्रुप का है। ऐसे है हमारे हाइड्रोजन की क्रिया जब हम एथिल अल्कोहल से कराएंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना सबको अच्छे से? देखो भैया, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो होगी एथिलीन से क्रिया। तो देखते हैं हमारी एथिलीन से क्रिया क्या होती है। जब एथिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल का निर्माण होता है, परंतु नहीं, पुनः इसकी क्रिया जल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। पहले तो हम एथिलीन की क्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो एथिलीन, ठीक, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं CH2 CH2, ठीक। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? जल से कराएंगे, तो ये हमारा टूटेगा, ठीक, ये होगा। और हम जब इसकी क्रिया कराएंगे इससे, ठीक है, तो हमारा बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, और इसकी क्रिया, और ये हम ऐसे लिखेंगे, तो हमारा होगा HH4, उसके बाद प्लस का CH3 और CH2, ठीक। यहाँ से हमारा एक बॉन्ड टूट जाएगा। उसके बाद हम इसकी क्रिया अपने जल से कराएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ जल से कराएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हम इसकी क्रिया अब हमारा एक होगा H और एक होगा OH, ये होगा माइनस में, ये होगा, और हमारा ये होगा माइनस में, ये होगा। तो हम अपनी इसकी क्रिया हम OH से कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और हाँ, हम इस वाले H की क्रिया इससे करा देंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा H2SO4 प्लस का CH3 CH2OH, ये होगा हमारा एथिल अल्कोहल, और ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। हम जब एथिलीन से क्रिया कराएंगे तो हमारा ये होगा, और हमने 2 बार क्रिया कराई, एक बार कराया तो हमारा हाइड्रोजन सल्फेट मिला और एथिल मिला, और दोबारा कराए जल से तो हमारा एथिल अल्कोहल मिला और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है अब C2H5OH की क्रिया ऐसे कराते रहेंगे सबसे। आज आ गया है ना क्रिया करना, तो बस अब किसी से भी दे देगा, तो आप आसानी से कर लो। जैसे जैसे मैंने आपको एक एक बताया है वैसे वैसे आप करना, आपको आ जाएगा, ठीक। अब इतनी क्रिया कराना है एथिल अल्कोहल से, क्या होता है। अब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराएंगे, ठीक। PCl3 को कहते क्या है? PCl3 को कहते हैं क्या है?
कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, आ जाएगा ट्राई के बाद टेट्रा, पेंटा, ये सब भी पूछेगा। ठीक है, अगर PCl5 आ गया तो उसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराओ, क्या मिलेगा। तो हम एक एक तो मतलब हम आपको PCl3 बता दे रहे हैं। आपको अगर आ गया PCl5 पेपर में या PCl4 तो आप ऐसे कर लीजिएगा जैसे ये रहेगा। ठीक है, बस नंबर का थोड़ा अंतर रहेगा। क्या एथिल अल्कोहल की क्रिया हमें किससे करानी है? PCl3 से। तो कराते हैं भाई। एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, इसकी क्रिया हम PCl3 से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे भी हम 3 लगा देंगे तो ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा माइनस होगा, यहाँ माइनस ये प्लस। तो इसकी क्रिया इससे करेंगे और इसकी क्रिया इससे करेंगे। हाँ, तो हमारा होगा यहाँ भी 3 है और ये सब भी 3 है। एथिल भी हमारा 3 है और Cl भी हमारा 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3C2H5Cl। ठीक, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड POH। ठीक, और जो हमारा P है ना वो भी 3 है और जो OH है वो भी 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देंगे। ठीक है, बस ये खत्म हुआ। अब ऐसे अगर पूछ लिया PCl5 की क्रिया तो वो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे, प्रैक्टिस करना। ठीक है, आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताना। उसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो है साबुनीकरण, जो बहुत जरूरी है। साबुनीकरण बहुत जरूरी है। साबुनीकरण का सूत्र क्या होता है? साबुन के जो हमारा साबुन होता है उसका सूत्र क्या होता है? C17H35COO ये सब याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसका भी जो हमारा वो होगा अभिक्रिया वो भी बड़ा होगा पर आसान होता है, समझना पड़ता है अच्छे से। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक, थोड़ा इधर लिख दे क्योंकि इसका जो अभिक्रिया होगा वो भी बड़ा होगा। C17H35COO Na। ठीक, ये होता है। अब हम कहा गया है जब उच्च वसायुक्त तेल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, लेकिन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे क्योंकि एक बार हमने किसी की क्रिया पोटेशियम से कराई है। कराते हैं तो ग्लिसरीन तथा साबुन का निर्माण होगा। इस पूरी प्रक्रिया को साबुनीकरण, बहुत आसान है, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम इसकी क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2, फिर यहाँ पे O, उसके बाद यहाँ पे CO, फिर यहाँ पे C17H35 प्लस NaOH। ठीक, ये हो गया और इधर CH होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे भी CH2 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ भी OCO C17H35 प्लस NaOH। यहाँ भी ऐसे, इतना तो कंपल्सरी है तीनों में, H35 प्लस NaOH। ठीक, इतना करेंगे, गर्मी बहुत हो रही है ना, इतना करेंगे हम। उसके बाद NaOH को तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तोड़ेंगे, Na को तोड़ेंगे, NaOH को, तो Na और OH, तो OH वाला माइनस Na प्लस। यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे, Na और OH को तोड़ेंगे, फिर यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, इतना हमने कर दिया, इतना आपको कर लेना है पहले। फिर OH की क्रिया हम लोग इससे कराएंगे। OH की क्रिया हम लोग CH2 से कराएंगे और यहाँ भी हम OH की क्रिया CH से कराएंगे।
ठीक है। यहाँ भी हम अपने OH की क्रिया CH2 से कराएंगे। ठीक, इतना हमारा हो गया। इतना समझ में आया कि हम अपने CH2 की क्रिया OH से कराएंगे और CH की भी क्रिया और फिर CH2 की क्रिया। ठीक, ये हमारा साबुनीकरण का ये पूरा अभिक्रिया है। ठीक है, कैसे कैसे अभिक्रिया करता है हमारा साबुन। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH2OH, फिर यहाँ भी लिखेंगे CH, यहाँ भी लिखेंगे CH, उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे CH2OH, यहाँ भी OH लिखेंगे। ठीक, इतना किया। उसके बाद हमारा क्या बचता है, इस Na की क्रिया हम इन सब से करा देंगे। यहाँ भी हम अपने Na की क्रिया इन सब से करा देंगे, दिख रहा है ना। फिर यहाँ भी जो हमारा Na है उसकी क्रिया इनसे करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3C17 H35 COO Na। ठीक है, इतना हमारा बन जाएगा। हाँ, इतना आपको समझना होगा। वैसे आसान है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन आसान है। ठीक है, लेकिन समझना होता है। ठीक, अब हमारा आएगा मीसेल। क्या आएगा? मीसेल। मीसेल का सूत्र क्या होता है? RCOONA। क्या होगा? मीसेल। और मीसेल का सूत्र क्या होता है? अभी बताया मैंने, RCOONA। मीसेल क्या है? जब साबुन को जल के संपर्क में लाते हैं तो वह दो भागों में टूट जाता है। जो पहला टूटेगा, यहीं पे ऐसे अभिक्रिया करते जाएंगे। ठीक, डिफिनीशन के साथ साथ देखो, जब साबुन को जल के संपर्क में लाते हैं तो वह दो भागों में टूट जाता है। पहला होगा हमारा RCOO। ठीक है, टूट जाता है। RCOO हमारा जल विरोधी होता है तथा साबुन हेड COO जल स्नेही होता है। ठीक, ये होगा R जो हमारा होता है, R हमारा होता है जल विरोधी, और हमारा जो COO होता है वो जल स्नेही होता है। ठीक, हमारा जल स्नेही होता है। जल विरोधी होने के कारण एल्कीन समूह R बाहर निकल जाता है तथा कार्बोक्सिलिक समूह जल स्नेही होने के कारण मैल के संपर्क में आकर झाग के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे मीसेल कहते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को मीसेलीकरण कहते हैं। अब देखो, जो हमारा COO है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने क्रियात्मक समूह में पढ़ा था ना, हमने क्रियात्मक समूह में पढ़ा था COO। ठीक है, तो अब हम इसकी क्रिया देखते हैं क्या है। क्या क्या हमसे बोला था, आपको याद है कि जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यह दो भागों में टूट जाएगा। R हमारा जल विरोधी और COO स्नेही होगा। R हमारा बाहर निकल जाता है और ये जल स्नेही होने के कारण झाग के रूप में, मैल के साथ झाग के रूप में बाहर निकल जाता है। यही हमारा मीसेल। ठीक है, तो ये होता है जल विरोधी और ये होता है जल स्नेही। ठीक है, और जो हमारा R होगा ये होगा तेल और ग्रीस। ये होगा जल में घुलनशील।
हमारा जो COO होगा जल में घुलनशील, और हमारा जो ये होगा जल विरोधी, मतलब जल में अघुलनशील, जल में अघुलन। तो हमारा जो तेल है वो जल में घुलनशील कहाँ होता है, नहीं होता है, तो इधर से लिख देते हैं तेल और क्या, तेल और ग्रीस, तेल ग्रीस आदि। ठीक है, ये होगा हमारा मिसेल। ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया है यही हमारा मिसेल है, और इस पूरी प्रक्रिया को मिसेलीकरण कहते हैं। ठीक है, आया ना अच्छे से समझ में सबको? ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा अच्छे साबुन के गुण। तो हमारे अच्छे साबुन के क्या क्या गुण होते हैं? अच्छे साबुन चिकने और मुलायम होते हैं। अच्छे साबुन अल्कोहल में पूर्णतः विलय होते हैं। शराब में हमारा अच्छा साबुन जो होता है वो पूर्णतः विलय हो जाता है। उसके बाद अच्छे साबुन औषधि युक्त कीटाणुनाशक होते हैं। अच्छे साबुन औषधि से बने होते हैं और ये कीटाणुओं को मारते हैं। उसके बाद साबुन को कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जाता है। साबुन को कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जाता है। साबुन के क्या क्या उपयोग हैं? साबुन का उपयोग है कपड़े धोने नहाने में किया जाता है। साबुन का उपयोग कपड़े धोने में, नहाने में किया जाता है और चर्म रोगों को दूर करने में भी किया जाता है। ये था हमारा इतना साबुन और मिसेल। अब हमारी अगली टॉपिक है सिम्ट अभिक्रिया। क्या है सिम्ट अभिक्रिया? ठीक है, तो हमारी सिम्ट अभिक्रिया क्या होती है? जब एथेनोइक की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, मेथेमाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जब एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। जब CH3COOH की क्रिया नाइट्रोजन गैस या CO2 गैस की उपस्थिति में करते हैं, नहीं सॉरी की क्रिया HN3 मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल HN3 से करते हैं तो कराते हैं तो हमारा नाइट्रोजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है और मेथेमाइन का निर्माण होगा। टूटेगा तो एक होगा हमारा HN और एक होगा N2। ठीक, और यहाँ भी जब हम देखेंगे तो हमारा होगा एक, हमारा जो CH3 है वो NH से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, देखो CH3 हमारा इससे अभिक्रिया करेगा और जो हमारा H है इससे भी ये अभिक्रिया करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा होगा CH3 NH2। ठीक, ये हमारा होगा CH3 और NH2। ठीक, ये हमारा होगा मेथेमाइन, ये हमारा होगा मेथेमाइन। ठीक, और हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा COO बचा तो CO2 हो गया, यहाँ पे हमारा एक N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। ठीक, ये था हमारा सिम्ट अभिक्रिया। अच्छे से समझ में आया ना? उसके बाद हमारी अगली टॉपिक है बेयर अभिकर्मक अभिक्रिया। भाई ये दुधला क्यों आ रहा है? हाँ, तो हमारा जो अगला है वो है बेयर अभिकर्मक अभिक्रिया। जब एथिलीन मतलब
C2H5 की क्रिया। जब एथिलीन C2H5 की क्रिया H2O से कराते हैं तथा नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं तथा नवजात ऑक्सीजन से भी कराएंगे। ये हमारा है नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कराते हैं तो एथिल गायलिकॉल का निर्माण होता है, तो एथिल गायलिकॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखते हैं, कराते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो गया C2H5। उसके बाद C2H5 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे C2H5 नहीं लिखेगा, CH2 लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे H2O को तोड़ेंगे तो हमारा OH- H+ इसके साथ एक अभिक्रिया करा देंगे, एक बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे हमारा CH3। ठीक, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे टूटेगा एक H, एक OH में टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस वाला जो ये हमारी नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर देगा। ठीक, OH हमारा बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 CH3, फिर यहाँ पे भी OH। ठीक, इसी का हमारे निर्माण होगा। अभी हमें 3-4 टॉपिक और पढ़नी है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो निर्जलीकरण अभिक्रिया हमारी क्या है? निर्जलीकरण अभिक्रिया हमारी क्या है? निर्जलीकरण अभिक्रिया को निर्जलीकरण भी कहते हैं या कहते हैं ताप का प्रभाव। तो देखते हैं, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया निर्जलीकरण से किया जाता है तो एसिटिक एनहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा जल हमारा बाहर निकल जाता है। जब एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH की क्रिया CH3COOH की क्रिया हम कराते हैं निर्जलीकरण से, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3COOH, यहाँ पे भी लिखेंगे CH3COOH। ठीक है, उसके बाद इसकी क्रिया हम कराएंगे किससे? निर्जलीकरण से, और हमारा एक H की क्रिया कराएंगे हम OH से, तो हमारा H2O बन जाएगा। ठीक है, ठीक, H2O बन जाएगा। फिर इसकी क्रिया हम कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बचा CH3CO और यहाँ पे हमारा बचा CH3COO। ठीक, फिर इन दोनों को मिला के हमारा, ठीक, उसके बाद प्लस का H2 जल भी तो बना हमारा। ठीक, इतना बना हमारा, इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्रेट। ठीक है, और ये हमारा जल होगा और ये हमारा एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, अब हमारा होगा एसिटिक अम्ल की, अब हमारा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारी टॉपिक होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी को कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड की क्रिया, जब
जब विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण किया जाता है तो पीवीसी का निर्माण होता है। जब विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण करेंगे तो हमारा पीवीसी का निर्माण होगा। तो इसको N कहते हैं, नंबर ऑफ, इसको N कहेंगे नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारा CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक, ये उसके बाद ये बहुलकीकरण, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बहुलकीकरण। हाँ, अब यहाँ पे जो हमारा CH2 है वो लिखेंगे CH2, फिर हमारा एक बंद टूट जाएगा तो यहाँ पे हमारा होगा CHCl, ठीक, इतना है। अब हमारी लास्ट टॉपिक है, फाइनली ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। ये हमारी लास्ट टॉपिक है, क्या, बहुलकीकरण। हमारी जो लास्ट टॉपिक हुई वो होगी बहुलकीकरण। बहुलकीकरण अभी हमारे पीवीसी में आया था, बहुलकीकरण की बात की थी। अब हम जान भी जाएंगे कि हमारा बहुलकीकरण होता क्या है। एक ही पदार्थ से एक ही अधिक अणु से संयोग करके एक नया बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे ही बहुलक कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ही पदार्थ के एक से अधिक अणु रहेंगे, अधिक अणु संयोग करेंगे, संयोग करने के बाद एक नया बड़ा पदार्थ बनाएंगे जिसे बहुलक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर किसी को भी ये चैप्टर नहीं समझ में आया है, नेमिंग करनी नहीं आई है तो कमेंट कर देगा, मैं दोबारा से सारी नेमिंग सिखा दूंगी क्रियात्मक समूह के साथ साथ। उसके बाद फिर पूरा अगर चैप्टर नहीं आया है आपको तो वो भी समझा दूंगी, या इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तब भी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। और थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी बात है, ठीक है।